अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं सुना तो पहले उसे जाके सुनिए। उन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि पिछली रात अनिकेत और सोनू जिस ओझा के पास मदद लेने गए थे, वहाँ आधी रात को कोई दरवाजा के बाहर आ गया और तभी गेट के नीचे से काला पानी अंदर आने लगा। कमरे के अंदर मौजूद तीनों लोगों की सांसें अटक गई थी, क्योंकि उस पानी से बहुत तेज सड़ी हुई तालाब की बदबू आ रही थी। ओझा लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन उसकी भी आवाज कांप रही थी। बाहर फिर वही आवाज सुनाई दी, मेरा बेटा वापस कर दो। इतना बोलते ही फिर से गेट पे जोर से किसी ने मारा। इस बार दरवाजा इतनी जोर से हिला कि पूरा दीवार तक कांप गई। सोनू डरकर वहीं रोने लगा और उसने रोते हुए बोला, भाई ये इंसान नहीं है। अनिकेत का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अचानक कमरे की ललटें अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरा में डूब गया। सिर्फ बाहर से आने वाली हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी ओझा अपने पॉकेट से एक छोटी टर्च निकालकर जलाता है और जैसे ही उसकी रोशनी दरवाजे की तरफ पड़ती है तो तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के नीचे से सिर्फ काला पानी ही नहीं आ रहा था, बल्कि अब किसी के काले लंबे बाल धीरे धीरे अंदर सरक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज दरवाजे के बाहर उल्टी पड़ी हुई है। सोनू डर के मारे चिल्ला पड़ा। ओझा तुरंत अपने थैले से राख निकालकर उस दरवाजे के पास फेंका और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक से बाहर की आवाज बंद हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है और फिर धीरे धीरे किसी के हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन उसमें एक छोटे बच्चे और औरत की भी आवाज मिली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। ओझा घबराकर बोला, ये तो बहुत पुरानी चीज है, इसे तो लगता है जगाया गया है। अनिकेत ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा बाबा? ओझा कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर अचानक से सब शांत हो गया। फिर किसी के दूर जाने की कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई घर से दूर जा रहा है। कुछ देर बाद ओझा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गेट के सामने गीली मिट्टी और उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे। ओझा उन निशानों को देखकर समझ गया कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। तभी उसने अनिकेत और सोनू से कहा, अगर आज रात कुछ नहीं किया गया तो गांव में और लोग गायब होंगे। अगली रात ओझा, अनिकेत, सोनू और गांव के कुछ लोग तालाब के पास पहुंचे। सभी के हाथ में मशाल और अगरबत्ती थी। पूरा तालाब अजीब तरीके से शांत था और हवा बिल्कुल बंद थी। ओझा ने तालाब के किनारे बैठकर पूजा शुरू की। वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। कुछ समय तक तो सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक तालाब की पानी अपने आप हिलने लगी। फिर अचानक से पानी के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही चिंटू की माँ जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक से चिंटू भी वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर पे पूरी काली काई लगे हुए थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके पैरों से लगातार पानी टपक रहा था। तभी वो धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ने लगा। अनिकेत उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तभी अचानक से अपने आप चिंटू रुक गया। उसने अपना धीरे से सिर घुमाया और बहुत भारी आवाज में बोला, वो सबको नीचे बुला रहा है। चिंटू के इतना कहते ही तालाब के बीचों बीच वाला पानी जोर जोर से उबलने लगा और अगले ही पल पानी के अंदर से दर्जनों सफेद हाथ पानी से बाहर निकलने लगे। आखिर वो हाथ किसके थे? क्या सच में वहाँ पे पनडुब्बा रहता है? ये जानने के लिए पार्ट 5 का वेट करें और पार्ट 5 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए विदा लेते हैं।